नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल 2023 का महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश जज पुलिस एवं न्यायपालिका के पैमाने पर देश में किस स्थान पर है। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आपकी जारी की गई है और इसके अनुसार मध्य प्रदेश जज पुलिस एवं न्यायपालिका के पैमाने पर देश भर में 8वें स्थान पर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो जज पुलिस न्यायपालिका के पैमानों पर कर्नाटक जो है देश में पहले स्थान पर है, पहले नंबर पर है। और हमारा जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, वो आपका 8वें स्थान पर बना हुआ है। बात करें दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, चौथे स्थान पर गुजरात है और 5वें स्थान पर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर स्थित है। इस रैंक में जो है आपका 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसको 18वीं रैंक मिली है, जो रिपोर्ट में शामिल है राज्यों में सबसे कम है। तो सबसे टॉप पर कौन है? कर्नाटक है। सबसे लास्ट में कौन है? उत्तर प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश इसमें आपका 8वें स्थान पर है। अब बात आती है कि यह भारत जस्टिस रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा जारी की जाती है। तो 2019 में टाटा ट्रस्ट ने इसका आरंभ किया था। टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसकी जो है यह आपकी जारी की जाती है। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो वर्ष 2019 में दोस्तों इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, बात आती है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए, इस रिपोर्ट में यह आपका बताया गया है कि जो प्रति व्यक्ति यहाँ पर जजों की जो उपलब्ध संख्या है वह आपकी यहाँ पर कितनी है, यानी कि कितने व्यक्तियों पर है, कितने जज है और किस राज्य में जल्दी आपका न्याय मिल जाता है और किस राज्य में कम न्याय आपका यहाँ पर मिलता है। तो स्वाभाविक है दोस्तों कि जिस राज्य में जजों की संख्या ज्यादा होगी और पर जो जनसंख्या पर जजों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो वहाँ न्याय जो है आपका जल्दी मिलेगा, क्योंकि वहां पर सुनवाई ज्यादा होगी। और अगर जिस राज्य में आपके जो है जजों की संख्या कम होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक है वहां पर जो न्याय है वह आपका देरी से मिलेगा। तो इस प्रकार की जो है रिपोर्ट यहाँ पर आपकी जारी की गई है। पहले स्थान पर कर्नाटक है, लास्ट में आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश 8वें स्थान पर है। तो यह बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है पुलिस की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मध्य प्रदेश में महानिदेशक पद की स्थापना कब होती है या कब इसका सृजन किया जाता है, तो 1982 में मध्य प्रदेश में महानिदेशक पद की स्थापना होती है। इसके पहले जो पुलिस का सर्वोच्च पद हुआ करता था वह महानिरीक्षक का हुआ करता था, लेकिन 1982 में महानिदेशक के पद की स्थापना की जाती है और उसके बाद से मध्य प्रदेश में पुलिस का जो सर्वोच्च पद होने लगा दोस्तों, वह आपका महानिदेशक का पद होने लगा। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश के 2 शहरों में कमिश्नर प्रणाली आपकी लागू की गई। वह शहर है आपके भोपाल और इंदौर। और भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली दोस्तों कब लागू होती है? तो 9 दिसंबर 2021 को इसको लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी दोस्तों कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में आपको देखने को मिलेगी। वही मध्य प्रदेश में पहला पुलिस थाना कहां पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आपका स्थापित किया गया। अगला फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पहला थाना कहां खोला जाएगा? तो इसकी भी स्थापना दोस्तों आपके भोपाल में होगी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम दोस्तों आपका कहां खुलेगा, कहां खोला गया है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आपका खुला है। तो यह कुछ प्रमुख फैक्ट है आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है, तो सुधीर सक्सेना वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन निकल कर आता है कि हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 दोस्तों 15-16 की तुलना में वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है। तो हाल ही में देखिए, इंडिया रेटिंग्स
एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, उसमें जो है मध्य प्रदेश की जीडीपी आपकी बताई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2015-16 की जीडीपी की तुलना में वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की जीडीपी है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर 4 ऑप्शन देख लीजिए, 2 गुनी से कम, 2 गुनी, 2 गुनी से अधिक या 4 गुनी। तो दोस्तों ऑप्शन सी 2 गुनी से अधिक जो है आपकी जीडीपी में यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो यह रिपोर्ट हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। किसने प्रकाशित की? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया और इसमें यह आपका बताया गया कि 2015-16 की तुलना में वो 2021-22 में मध्य प्रदेश की जीडीपी में 2 गुना से अधिक वृद्धि दोस्तों की हुई है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है। चलिए कुछ प्रमुख फैक्ट इससे जुड़े हुए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार ने आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2023 की, तो दोस्तों यह आपकी 7% रहेगी। यह अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व बैंक ने नए वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है। तो हाल ही में जो विश्व बैंक है उन्होंने जो है भारत की जो जीडीपी है उसका यहाँ पर अनुमान घटाकर आपका 6.3% कर दिया गया है। हाल साथ ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान घटाकर 7% आपका कर दिया गया है। वहीं दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर दुनिया के 194 देशों की सूची में भारत का 144वां स्थान है और एशिया में इस सूची में भारत 33वें नंबर पर है। तो यह हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है जीडीपी की, तो आखिरकार जीडीपी होती क्या है। तो आप में से बहुत सारे लोग तो आपके जानते होंगे। अगर जीडीपी की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म बनता है वह बनता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है दोस्तों इसका यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। और हिंदी में बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद जो है आपका जीडीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर बनता है। तो अब बात आती है कि जीडीपी क्या है। तो एक वित्तीय वर्ष में देश की जो घरेलू सीमा है, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, जो कुल मूल्य होता है उसको आपका जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों आपका यहाँ पर कहा जाता है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया है कि घरेलू सीमा। अब घरेलू सीमा क्या होती है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मान सकते हैं यह जो है हमारा इंडिया है, या मान लीजिए आपका इंडिया है। तो इंडिया में जितने भी आपके अंतिम सेवाएं हैं और अंतिम वस्तुएं उनका जितना भी मूल्य होगा वह जो है भारत की क्या होगी, आपकी जीडीपी यहाँ पर होगी। लेकिन देखिए दोस्तों जीडीपी के अंतर्गत जो है विदेश की सेवाएं भी आपके शामिल हो जाती है। मान लीजिए कोई सा विदेशी नागरिक आकर भारत में अपनी सेवाएं दे रहा है तो वो इनकम तो आपकी यहाँ पर कर रहा है, या कोई सी जो है फैक्ट्री वगैरह उसने स्थापित की है तो वस्तुओं का मूल्य तो यहाँ पर काउंट हो रहा है उसकी जीडीपी में। लेकिन वो जो यहाँ पर कमाई करता है उसको कहाँ भेजेगा, तो अपने देशों में आपका भेजेगा। तो जीडीपी जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपका जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर आपका बोला जाता है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। एक वर्ड दोस्तों आपने यहाँ पर सुना होगा राष्ट्रीय आय। एक होती है राष्ट्रीय आय और एक होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद में अगर कोई विदेशी है और वो हमारे यहाँ पर नौकरी करता है, बाहर पैसा भेजता है, तो उसके द्वारा जो पैसा अर्न किया जा रहा है वह भी आपका सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। लेकिन जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय, यह क्या होती है, तो दोस्तों यह एक राष्ट्र की आय होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है। तो मान लीजिए यह हमारा भारत देश है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ विदेशी लोग हैं वो क्या करते हैं, बाहर पैसा भेजते हैं, और कुछ हमारे भारत के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं तो विदेशों से क्या करते हैं, तो भारत में जो है आपका क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं। तो अब राष्ट्रीय आय में क्या क्या ऐड होगा, तो दोस्तों एक तो जीडीपी जो है आपके यहाँ पर ऐड होगी। साथ ही दोस्तों आपका इसमें से हमको क्या प्लस, इसमें जीडीपी में जो है क्या हम यहाँ पर प्लस करेंगे, तो विदेशों से प्राप्त जो हमें आय है, विदेशों से प्राप्त आय को जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसमें से क्या माइनस किया जाएगा, तो जो हमारे यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है तो विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को प्राप्त आय उसको जो है यहाँ पर आपका माइनस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी राष्ट्रीय
एफडीआई निकलती है, और जीडीपी में क्या होता है, घरेलू सीमा जो है आपकी किसी राष्ट्र की आ जाती है, और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो अगर कोई विदेश का है तो वो वहां पर आपका पैसा भेज देता है, तो उसको यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर कंसेप्ट अपने क्लियर रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक पीयूष बाबेल किस राज्य से है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के ये जो है हमारे मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश राज्य से आपके बिलोंग करते हैं। इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो पत्रकार लेखक पीयूष बाबेल द्वारा लिखी गई नई किताब गांधी सियासत और सांप्रदायिकता अब हिंदी में भी आपकी उपलब्ध है। वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के मध्य प्रदेश में प्रमुख है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि 2 दिन में महाकाल पर 200 शायरी लिखने वाली किस जिले की बेटी हर्षिता व्यास का नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से आपके बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। उज्जैन से जुड़ी जानकारी देखी थी कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर ने 18 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। देश का पहला जल स्तंभ दोस्तों आपका उज्जैन में स्थापित किया गया। देश का पहला नाइट गार्डन कहां पर स्थापित हुआ है? उज्जैन में। देश का पहला आदर्श विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित किया गया। और मलखंभ में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले योगेश मालवीय किस जिले से संबंध है? तो यह भी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से दोस्तों आपके बिलोंग करते हैं। कुछ और फैक्ट देखे थे कि काइथा, नागदा, डोंगवाल, त्राम प्राचीन युगीन पुरातात्विक स्थल कहां पर है? उज्जैन में दोस्तों आपकी स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र दोस्तों आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। और पूछा जाए कि स्थापना कब होती है? 1983 में स्थापना होती है। बृहत्थरी की गुफा उज्जैन में है। कालिदास अकादमी उज्जैन है। और जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो उसका आंसर भी दोस्तों आपका उज्जैन आएगा। अगला क्वेश्चन देखा था कि मध्य प्रदेश के किस जिले के ग्राम बहेरिया में हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में इसका शुभारंभ आपका किया जाता है। इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी देखी थी कि पैसा एक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले से लागू होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसको लागू किया जाता है। पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों यह आपका 7वां राज्य बना है। शहडोल संभाग का गठन कब होता है? तो इसका गठन 2008 में होता है। और यह मध्य प्रदेश का 10वां संभाग दोस्तों आपका बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला दोस्तों आपका कौन सा है? तो वो आपका शहडोल जिला है। और शहडोल जिले के सोहागपुर से ही 1998 में देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मोशी आपकी निर्वाचित होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने मध्य प्रदेश में कितने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का अनुसमर्थन किया है? या मध्य प्रदेश में कितने पीएम श्री स्कूल आपके स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 730 पीएम श्री जो स्कूल है उनकी स्थापना दोस्तों आपकी होगी। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए कुछ फैक्ट अभी यहाँ पर हमने देखे थे उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों उनकी संख्या आपकी 56 है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है आपका मोहन यादव। मोहन यादव जो है उनका नाम है। साथ ही मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? तो इंदर सिंह परमार। इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री है। तो यह हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए प्रीवियस मंथ के अब मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि हाल ही में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन है, हनुवंत्या, खजुराहो, महाकाल मंदिर उज्जैन या गणेश खजराना मंदिर इंदौर। तो दोस्तों ऑप्शन सी महाकाल मंदिर उज्जैन यहाँ पर राइट आंसर बनता है। हाल ही में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन महाकाल मंदिर उज्जैन में आपका किया गया है। 5 से 27 दिसंबर 2022 तक सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी मंदिर के परिसर में प्रदेश का पहला पर्यटन थाना भी आपका बनाया जा रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर बनता है। देखिए दोस्तों अगर उज्जैन की हम यहाँ पर बात करते हैं तो अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश का पहला जो पर्यटन थाना है, पर्यटन थाना कहाँ बनाया जाएगा? तो वो आपका दोस्तों उज्जैन में बनेगा। महाकाल कॉरिडोर जो है दोस्तों आपका यहाँ पर बन चुका है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? महाकाल मंदिर उज्जैन में दोस्तों इसका आयोजन आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है जो रीवा और सीधी जिले के बीच बनाई गई। तो यह जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल है, सबसे लंबी सुरंग है, इसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है,
रीवा सीधी टनल, मोहनिया टनल, सीधी रीवा टनल या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी मोहनिया टनल दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। चार ऑप्शन है, बुलबुल पंजारे, मुस्कान किरार, नीरज चोपड़ा या भूरी भाई। तो दोस्तों ऑप्शन ए बुलबुल पंजारे यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इनको इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के ब्रांड एम्बेसडर मूक बधिर बुलबुल पंजारे को बनाया गया है। बुलबुल पंजारे का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से और यह एशिया की पहली मूक बधिर नर्स भी आपकी है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि एशिया की पहली मूक बधिर नर्स कौन है, तो उनका नाम है बुलबुल पंजारे। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि पढ़ तो रहे हैं हम एमपी करंट अफेयर्स, लेकिन जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि जो हमारे राष्ट्र का सांख्यिकी आयोग है उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी दोस्तों यहाँ पर रीजन है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर देख लीजिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव लक्ष्मण कनिंदरकर को यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण कनिंदरकर है और यह मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर स्थित है या कहां पर आम जनता के लिए खोला गया है। चार ऑप्शन है, महू, मांडू, खजुराहो या चंबल। तो ऑप्शन है महू दोस्तों यहां पर राइट आंसर बनता है। देश का पहला एवं दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना म्यूजियम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस के अवसर पर आपका किया गया था। इस इन्फेंट्री म्यूजियम की बात करें तो 1747 से वर्ष 2020 तक के गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखा गया है। इसमें शौर्य एवं बलिदान की 3D प्रिंटर से स्टेच्यू, म्यूरल और तस्वीरों को तैयार किया जाता है। तो यह इंपोर्टेंट यहाँ पर बनता है। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम दोस्तों कहाँ खोला गया, तो यह आपका महू में खोला गया है। दोस्तों अगर महू की बात करें कहां पर आता है, तो वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आता है। और महू का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कि महू का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार महू का दोस्तों आपका फुल फॉर्म यहाँ पर बनता है। भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश के महू में ही जो दोस्तों इनका जन्म होता है, इसलिए महू का नाम बदलकर वर्ष 2003 में अंबेडकर नगर भी आपका कर दिया गया। साथ ही दोस्तों महू में जो है आपका पाताल पानी रेलवे स्टेशन है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन उसका नाम बदलकर दोस्तों आपका टंटिया मामा भील रेलवे स्टेशन भी जो है आपका किया गया है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। जो सामाजिक विज्ञान संस्थान है, सामाजिक विज्ञान संस्थान यह आपका कहाँ पर है, तो दोस्तों यह भी मध्य प्रदेश के महू में ही स्थित है। भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान यह कहाँ पर है, तो यह भी दोस्तों आपका महू में ही स्थित है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों अब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे उसके पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली हम डिस्कस करते हैं, उसको यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि विशेष प्रकार के पशु या पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे आपके अभ्यारण्य, कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर किसी विशेष पक्षियों को जो है संरक्षित किया जाता है, उनका संरक्षण आपका किया जाता है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं घड़ियाल और मगरमच्छ की कि इनका जो आपका संरक्षण है मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में आपका किया जा रहा है, तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य में इनका संरक्षण किया जा रहा है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। सोन नदी अभ्यारण्य में भी इनका संरक्षण किया जा रहा है, जो कि सीधे में स्थित है। और केन नदी अभ्यारण्य में भी इनका संरक्षण किया जा रहा है, जो कि दोस्तों आपका छतरपुर में स्थित है। दूधराज जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसका जो आपका संरक्षण है सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में आपका किया जा रहा है। खरमोर पक्षी की बात करें कि इनका जो आपका संरक्षण है कहाँ किया जा रहा है, तो सेलाना अभ्यारण्य रतलाम और सरदारपुर अभ्यारण्य धार में इन दोनों का संरक्षण आपका किया जा रहा है। सोन चिड़िया की बात करें तो घाटीगांव अभ्यारण्य ग्वालियर में दोस्तों इनका संरक्षण किया जा रहा है और करेरा अभ्यारण्य में इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है।
चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें एक मिस्टेक आपकी हो गई थी कि ऑप्शन तो दिए थे, लेकिन ऑप्शन में जो राइट आंसर था वो आपका नहीं दिया था। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर कमेंट करके बताया है। तो यह बहुत अच्छी बात है कि जो है ऑप्शन न देखते हुए भी आपको याद है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष में लागू की गई थी या मध्य प्रदेश में कब शुरू होती है। तो इसका 2007 जो है दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। किसने किसने राइट आंसर यहाँ पर दिया है, तो सोनम भिल इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। साथ ही कृष्णा मसराम इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया। सोनू जाट है, इन्होंने राइट आंसर दिया है। आदित्य ठाकुर इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। धनराज चद्दर इन्होंने राइट आंसर दिया। दिलीप पट्टा इन्होंने राइट आंसर दिया गया। शुभांगी जैन इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया और सौरभ रघुवंशी इन्होंने भी यहाँ पर राइट आंसर दिया है। चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है। आपका इंदौर में स्थित है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसे किस वर्ष में स्थापित किया गया था। चार ऑप्शन है, वर्ष 1930, वर्ष 1937, वर्ष 1948 या वर्ष 1954। तो दोस्तों, इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।